हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ फैशन प्रसादन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पोएट्री एंड ड्रामा 2, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के जो हमारे वीडियोस रहे हैं, लाइक हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने हमारी बुक का चैप्टर 4 का एक फर्स्ट पोएम जो थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएम जो थी, वो हमने डिस्कस कर ली थी। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी विलियम वर्ड्स की सेकंड पोएम, जिसका नाम है 3 years शी ग्रू इन सन एंड शार्स। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। सो स्टूडेंट्स, जब हम इस पोएम की बात कर रहे थे, यानी कि ये जो इनकी पोएम है 3 years शी ग्रू इन सन एंड शार्स, तो कुछ चीजें आप देख लीजिए पोएम स्टार्ट करने से पहले, पोएम को डिस्कस करने से पहले, कि जब इन्होंने पोएम लिखी थी तो इन्होंने 5 पोएम का पूरा सेट लिखा था। एंड इन 5 पोएम के सेट को हम लोग लूसी पोएम्स कहते हैं, ठीक है। एंड इट्स सपोज, आप कह सकते हो, माना जाता है कि इसकी जो इंस्पिरेशन रही है वो एक यंग गर्ल थी जिसका नाम था लूसी, ठीक है। उसी पे बेस करके ये 5 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ में लिखी गई हैं। कुछ का कहना है कि हो सकता है ये इनका लव इंटरेस्ट रही हो, या एग्जैक्टली क्लियर नहीं है लूसी कौन है। सो ओवरऑल लूसी को कई लोग कहते हैं कि उसकी आइडेंटिटी नोन नहीं है, बट ये कोई ऐसी लड़की है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी एंड उसी पे बेस करके उन्होंने ये पोएम लिखी है। एंड देन कुछ का कहना है कि नहीं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की इमेजिनेशन थी, एक फिक्शनल क्रिएशन थी जिसमें उन्होंने इस लड़की को क्रिएट किया एंड उसके बाद उन्होंने इस लड़की पे जो है पोएम्स लिखी। एंड ये कैरेक्टर था खास इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टर चाइल्डहुड की जो इनोसेंस है, उसकी जो प्योरिटी है, या एक लेडी में या एक यंग गर्ल में और एक बच्चे में जो इनोसेंस रह जाती है, एक लेडी में, एक यंग लेडी जो एक इनोसेंस रह जाती है, जो प्योरिटी उनके अंदर रहती है, एंड जो स्ट्रेंथ एक लेडी के अंदर रहती है, उस स्ट्रेंथ को एम्बॉडी करने के लिए उन्होंने ये कैरेक्टर लूसी का बनाया था, ठीक है। इससे ये जो पर्टिकुलर ये पोएम है, 5 पोएम की मैं बात नहीं करूंगी, सिर्फ ये इस पर्टिकुलर पोएम की जब हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर पोएम उन्होंने 1798 में लिखी थी। एंड ये पांचों पोएम का जो कलेक्शन है ये साथ में पब्लिश हुआ था। इनकी बुक लिरिकल बैलेट्स, इसका सेकेंड एडिशन जो था उसमें, यानी कि 1800s में। फर्स्ट लिरिकल बैलेट 1798 में पब्लिश हुई थी, उसके 2 साल बाद उन्होंने उसका सेकेंड एडिशन भी पब्लिश किया था 1800s में, ठीक है। तो सेकेंड एडिशन में ये वाली पोएम हमारी पब्लिश हुई थी। एंड ऑब्वियसली मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, लिरिकल बैलेट्स जो है वो 2 राइटर्स ने मिलकर बनाई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड टी.एस. कॉलरिज, ठीक है। सो ये बात आप स्पेशली याद रखिएगा, ये बहुत ही एक कॉमन नॉलेज है, एक कॉमन बात है कि जब भी हम रोमांटिक पीरियड की बात कर रहे होते हैं या इंडियन लिटरेचर की बात कर रहे होते हैं या कहीं पे भी विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है तो साथ में टी.एस. कॉलरिज का भी नाम, एस.टी. कॉलरिज का भी नाम आता है। एंड इनकी जो बुक थी, यानी कि ये लिरिकल बैलेट जो है, ये रोमांटिक लिटरेचर के लिए एक लैंडमार्क साबित हुई। मैंने बताया था कि ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रोमांटिक मूवमेंट में। सो अब हम चलते हैं हमारी पोएम, जो मेन पोएम है सो अब हम चलते हैं हमारी पोएम पे, एंड पोएम के मेन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सो जब हम इस पोएम की हम बात करते हैं तो ये एक पेस्टोरल एल्गी है, ओके। याद रखिएगा ये किस टाइप की पोएम है, तो ये पेस्टोरल एल्गी है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर में इसके 7 स्टैंजाज आ जाते हैं, which contains 6 lines each, हाँ, which contains 6 lines each, ठीक है। इसके अलावा ये 2 मीटर्स इसमें यूज हुए हैं। फर्स्ट इज इम्बियानिक टेट्रामीटर, ठीक है। टेट्रामीटर इम्बियानिक टेट्रामीटर के बारे में मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में बताया है, होपफुली आपको याद होगा। एंड अगर आपको याद है, आप कमेंट बॉक्स में करके अपने फ्रेंड्स के लिए, जो भी वीडियोस देख रहे हैं जिन्हें इम्बियानिक टेट्रामीटर का मतलब नहीं पता, उनकी हेल्प कर दीजिएगा। एंड सेकेंड जो इसमें यूज हुआ है वो है हमारा इम्बियानिक ट्राइमेस्टर, ठीक है। ट्राइमेस्टर नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, ट्राई मीन समथिंग दैट इज 3, एंड इम्बियानिक का मैंने आपको मतलब पहले बताया था कि जब शॉर्ट सिलेबल्स जो हैं वो लॉन्ग सिलेबल्स के बाद आते हैं, ठीक है। शॉर्ट सिलेबल्स लॉन्ग सिलेबल्स के बाद जब आते हैं तब जो है उसे इम्बियानिक कहते हैं। एंड टेट्रामीटर ये बताएगा कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो टेट्रा मीन्स 4, ठीक है। एंड ट्राई मीन्स 3। सो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे शॉर्ट सिलेबल के बाद लॉन्ग सिलेबल आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है,
वो हो जाएगा हमारा एम्ब्रियोनिक ट्राइमेस्टर। एंड अगर 4 टाइम्स ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो एम्ब्रियोनिक टेट्रामीटर हो जाएगा। ये सब चीजें आप जब इसका अप्रिसिएशन लिख रहे हो या एनालिसिस लिख रहे हो, एक सेगमेंट आता है स्ट्रक्चर का, वहां पे ये सब ये इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एनालिसिस लिखते हुए या अप्रिसिएशन लिखते हुए आप इनका राइमिंग स्कीम भी लिखते हो। एंड राइमिंग स्कीम मैंने इन वर्ड्स को हाईलाइट किया है एंड इन्हीं बेसिस पे, यानी कि किसी भी स्टांजा की जो लाइन होती है उसके लास्ट की जो वर्ड्स होते हैं उसी के हिसाब से हम उसकी राइमिंग स्कीम डिसाइड करते हैं, ठीक है, वर्ड के साउंड के हिसाब से। सो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन से वर्ड्स हाईलाइट करे हैं, ठीक है, किन पे आपका फोकस रहेगा जब आप राइमिंग स्कीम पहचान रहे होगे किसी पोएम के। एंड होपफुली इस पोएम की आपको राइमिंग स्कीम समझ में आ गई हो। एंड अगर आपको राइमिंग स्कीम समझ में आ गई है देन आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। एंड जिन्हें नहीं समझ में आया है वो आगे के क्वेश्चंस में जो है डिस्कस है पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जो भी ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है ये सब आपके बुक में मेंशन्ड है ऑलरेडी। सो वो नीचे मेंशन्ड है, मैं उतना डिटेल में जाऊंगी नहीं, मैं बस अभी आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको डिस्कस करूंगी एंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें डिस्कस कर रही हूँ। सो अगर आपको नहीं समझ में आया है राइमिंग स्कीम, आप बुक में अपने देख सकते हो, ठीक है, बुक में आपको मिल जाएगा। फिलहाल जिन्हें समझ में आ गया है, वो पहचान गए हैं राइमिंग स्कीम क्या है, वो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो जाए। एंड अब हम चलते हैं हमारे मेन एक्सप्लेनेशन पे। हमारा फर्स्ट आंसर है 3 years she grew in sun and showers, then nature said a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own। ठीक है, सो सिंपल सा है कि ये किसी एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो जैसे मैंने आपको बताया कि लूसी के बारे में बात हो रही है, वो भी तब जब वो 3 years की है, ठीक है, 3 years की जब वो है तब की बात हो रही है। एंड उसमें उनका क्या कहना है कि 3 साल तक जब वो है, जब तक उसकी एज 3 साल थी तब तक वो सन में या नेचर में जो है वो बड़े आराम से खेली है, कूदी है, उसने जो सन की वार्मथ होती है उसे भी एक्सपीरियंस किया है एंड स्प्रिंग सीजन जो है उसे भी उसने एक्सपीरियंस किया है, यानी कि उसने खुशियां ही अपनी लाइफ में देखी हैं। एंड उसके बाद एक दिन जो है नेचर उसको दिखता है। अब नेचर अगेन यही चीज आ रही है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आप कह सकते हो आइडिया है कि नेचर कह रहा है, तो नेचर तो कुछ कह नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा आ गया कि नेचर को उन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे उन्होंने यूज किया है। ओके, सो नेचर अब क्या कह रहा है, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन। अब ये बताओ, मैं कह रही हूँ कि ये एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जिसका नाम लूसी है और वो 3 साल की, ठीक है। फ्लावर कैसे हो सकती है, फ्लावर नहीं हो सकती, ये उन्होंने लगा दिया मेटाफोर, यहाँ पे उन्होंने लगा दिया, ठीक है, मेटाफोर लगा दिया कि वो फ्लावर की तरह है, ठीक है, या वो फ्लावर है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, मेटाफोर सिमिली इसमें डिफरेंस रहता है। किसी को अगर डिफरेंस पता हो तो जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेटाफोर और सिमिली में क्या डिफरेंस है। दोनों में ही हम यूजुअली जो है बता रहे होते हैं कि भाई ये इसकी तरह है, ठीक है, तो दोनों में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है, दोनों में ही हम जो है चीजों को किसी लिविंग चीज को किसी लिविंग थिंग को किसी नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों में भी। यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि एक लवलियर फ्लावर है, पर मैं कह रही हूँ यहाँ पे इन्होंने मेटाफोर यूज किया है, सिमिली क्यों नहीं है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सिमिली क्यों नहीं है, अ लवलियर फ्लावर। ओके, चलिए पोएम के एक्सप्लेनेशन में वापस आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस लड़की जैसा, वैसे तो वो कहना चाह रहे हैं कि इस लड़की जैसा खूबसूरत अभी तक इस अर्थ पे कोई आया नहीं, या इस अर्थ पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई है नहीं। तो उसको कहने के लिए उन्होंने क्या कहा कि इससे ज्यादा खूबसूरत फूल अभी तक इस अर्थ पे उगा ही नहीं है, बोया ही नहीं, ठीक है, लिटरल ट्रांसलेशन तो यही हो गया कि इस अर्थ पे इससे ज्यादा खूबसूरत कोई भी फूल जो है वो अभी तक बोया नहीं गया। एंड अगर थोड़ा सा हम लोग डीपर सेंस में जाते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस लड़की से ज्यादा खूबसूरत लड़की अभी तक इस अर्थ में आई ही नहीं, ठीक है। अब इसके आगे नेचर क्या कह रहा है, नेचर कह रहा है दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। इसमें सिंपल सा है कि इस बच्चे को मैं अपने पास रखूंगा, ये तो समझ में आ गया कि बच्चे की बात हो रही है और वो कह रहे हैं इस बच्चे को मैं अपने पास रखूंगा, इस बच्ची को मैं अपने पास रखूंगा, ठीक। आगे की लाइंस, सी शैल बी माइन एंड आई विल
मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। सो ये मेरी रहेगी, ठीक है, ये मेरी रहेगी एंड इसे मैं अपनी लेडी यानी कि मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा। तो सिंपल सा है, नेचर ने जो है वो डिसाइड कर लिया है कि जब ये लड़की लूसी जो है वो बड़ी हो जाएगी, देन नेचर विल मैरी लूसी एंड मेक हर हिज वाइफ, ठीक है। हर हिज नेचर का जेंडर नहीं दिया हुआ है, बट सिंस हम एक लड़की की बात कर रहे हैं तो नेचर का ऑब्वियसली हो गया कि वो मेल पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, ओके। इसके अलावा अगर आप लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे देखना चाहोगे तो यहाँ पे जो है सन एंड स्टार्स, ये एलिट्रेशन, ओके, एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुआ है। एस एस साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। एस 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 एलिट्रेशन का मतलब हो जाता है जब एक ही साउंड जो है, एक ही कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हो रहा है क्योंकि स साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। शी ग्रोज इन सन एंड स्टार्स, तो स यूज हो रहा है, इसीलिए ये एलिट्रेशन, ओके। सो फर्स्ट स्टैंजा आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। चलिए सेकंड स्टैंजा देखते हैं। तो सेकंड स्टैंजा है myself to my darling be both law and impulse, and with me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in gland and bowler, shall feel an overseeing power to kindle or reset. So अभी भी जो है सेकेंड स्टैंजा में ही नेचर बोल रहा है एंड पूरी पोएम में जो है एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पूरी पोएम में नेचर अपने ही बारे में बात कर रहा है, लूसी के लिए बात कर रहा है एंड उसमें वो क्या बता रहा है, वो अपने प्लान्स बता रहा है कि वो लूसी को क्या लूसी के साथ वो क्या करना चाह रहा है, किस तरीके का ग्रोथ और डेवलपमेंट वो लूसी को देगा, ठीक है, किस तरीके की टीचिंग्स वो उसे देगा एंड वो किस तरीके से जो है लूसी को चाहता है कि लूसी किस तरीके से एज अ अभी तो वो चाइल्ड है बट एज अ लेडी वो किस तरीके से रहे। सो वो पूरी ग्रोथ वो इसमें इस पूरी पोएम में दिखाएगा एंड इसमें जो है नेचर की ही बात हुई है, लाइक पूरे पोएम में जो है स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन जो है वो सिर्फ ऑथर की है, पोएट की है एंड इसके बाद जो है वो नेचर कह रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या नेचर कह रहा है कि ये जो मेरी डार्लिंग है इसे मैं खुद, डार्लिंग यहाँ पे कौन है, डार्लिंग यहाँ पे लूसी के बारे में बोल रहे हैं, लूसी है डार्लिंग, ठीक है। तो ये जो मेरी डार्लिंग है ना, इसे मैं इसके लिए मैं इसका लॉ भी बनूंगा और इम्पल्स भी बनूंगा। लॉ बनूंगा, लॉ किस चीज से मायने रखता है, लॉ का मतलब हो जाता है कंट्रोल या ऑर्डर किसी तरीके का, ठीक है, कि मैं इसके लिए नियम भी बनाऊंगा कि इस नियमों पर से चलना है, इसे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ मैं जीना सिखाऊंगा, ठीक है। इम्पल्स, इम्पल्स तब आता है जब आप किसी चीज को बिना सोचे समझे करते हो, या आप कह सकते हो किसी चीज को आप प्रोएक्टिवली बस कर लेते हो कि मन कहा इसलिए मैंने कर लिया। तो कई बार होता है कि कई चीजें हम बस मन करता है इस वजह से कर देते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे ही बैठी हूँ एंड सडनली पढ़ते पढ़ते, आप लोगों का भी मन करता होगा, पढ़ते पढ़ते मन करता है यार चल ठीक है चॉकलेट वॉकलेट खा के आते हैं, या थोड़ा सा कुछ नाश्ता, कुछ फ्रिज में देखते हैं कुछ तो हो गई, और जो मिल जाता है वो हम खा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्शन हमने किया कि हम एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे एंड उससे हट के हमने कुछ और काम किया, ये हो गया कि हमने इम्पल्स पे काम किया, ठीक है। हमने बस जो हमारा मन कर रहा था वो हमने किया, ठीक। तो इसमें नेचर जो कह रहा है वो कह रहा है कि मैं अपनी डार्लिंग को यानी कि लूसी को सिखाऊंगा किस तरीके से डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है एंड किस तरीके से कभी कभी अपने इम्पल्स पे काम करना है, ठीक है। आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है बट आप इम्पल्सिव भी हो सकते हो, ठीक है। आप अपने मन के हिसाब से भी चीजें कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है, कहाँ पे आपको इम्पल्स के साथ काम करना है। दोनों का बैलेंस जब होगा ना तब आप एक परफेक्ट लाइफ जी पाओगे एंड वही चीज यहाँ पे है कि वो लूसी को एक परफेक्ट लाइफ जीने देना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि लूसी को हर वो चीज पता हो जिससे वो एक अपनी परफेक्ट लाइफ जी सके, ठीक है। तो उसे लॉ भी सिखाएंगे यानी कि उसे डिसिप्लिन रहना भी सिखाएंगे, ऑर्डर डिसिप्लिन, ओके। ऑर्डर में भी रहना सिखाएंगे और डिसिप्लिन भी रहना सिखाएंगे उसे एंड उसको इम्पल्स और ऑर्डर के बीच में स्विच करना भी बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा वो ये जो लड़की है यानी कि लूसी जो है, द गर्ल, अगेन यहाँ पे लूसी के बारे में ही वो कह रहे हैं, पूरी पोएम में लूसी ही है, ठीक। तो लूसी के लिए क्या कह रहे हैं कि वो ये जो लड़की है, ये जो लूसी है, ये रॉक्स में भी चीजें एक्सप्लोर करेगी, अर्थ अर्थ और हेवेंस भी देखेगी, हर वो चीज वो देखेगी जो नेचर में अवेलेबल है। मैं उसे हर चीज एक्सप्लोर कराऊंगा, मैं उसे हर चीज सिखाऊंगा, मैं उसे डिसिप्लिन भी रहना सिखाऊंगा, मैं उसे ऑर्डर में भी रहना सिखाऊंगा एंड मैं उसे
कहीं जितनी भी पावर्स होती है मैं उसे हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना सिखाऊँगा। एंड कहीं पे भी उसे कहीं पे भी उसे ये नहीं होना चाहिए कि उसने ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं की। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसे ओवरसीइंग पावर को किंडल करना एंड उसे रिस्ट्रेन करना। यानी कि जब आपके पास इतनी ज़्यादा पावर हो, जब आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो यूजुअली होता है कि आपको उस पावर के साथ एक कंट्रोल भी रखना रहता है कि यहाँ पे मैं अपनी पावर दिखा सकता हूँ और यहाँ पे मुझे कंट्रोल में रहना, ठीक है? वही स्पाइडरमैन वाली लाइन आ जाती है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो वही चीज़ है कि जब आपके पास पावर है, आपके पास कंट्रोल है, आपने चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, देन आपको अ, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि कहाँ पे पावर को कंट्रोल करना है, कहाँ पे उसे रोक देना है एंड कहाँ पे आप अपनी पावर को दिखा के चीज़ें कर सकते हो। सो इस स्टांजा में वो यही चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक? तो ये हमारा सेकंड स्टांजा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टांजा पे। सो थर्ड स्टैंजा आ जाता है, she shall be sportive as the fawn and wild with geel across the lawn or up the mountains springing, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things। ठीक है? सो अगेन अब वो बताना है कि इसके पास क्या क्या रहेगा या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी। तो कैसी होगी कि वो स्पोर्टिव होगी, यानी कि एक्टिव होगी। किसकी तरह? एक फोन की तरह। फोन क्या होता है? आप कह सकते हो एक तरीके का डेयर, या डियर का जो बच्चा होता है वो बहुत एक्टिव रहता है। तो डियर का जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, वो बहुत तेजी से चीजें कर लेता है। तो कह रहे हैं कि लूसी जो है वो एक फोन की तरह एक्टिव होगी एंड वो पूरे जितने भी मतलब जितना भी लैंड है, चाहे वो लॉन हो जाए, चाहे वो माउंटेन्स हो जाए, वो हर जगह कूदते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए वहां पे वो जाएगी एंड वो पूरे विल्डरनेस को वो एक्सप्लोर करेगी। विल्डरनेस या आप कह सकते हो पूरे अर्थ को वो एक्सप्लोर करेगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो बोल रहे हैं कि वो साइलेंस को भी समझेगी, वो काम ब्रीदिंग्स भी लेगी एंड उसके लिए जितने भी उसके आसपास आप कह सकते हो इमनेट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, उनसे वो शांत रहना भी सीखेगी, उनसे वो सुकून में रहना सीखेगी, ठीक है, उनके साथ वो सुकून में रहेगी, उसे अकेले रहने से डर नहीं लगेगा। नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो उनके साथ शांत रहना सीखेगी, वो उनके साथ कंट्रोल्ड वे में रहना सीखेगी एंड एक्टिव होने के साथ साथ वो एक शांति की भरी लाइफ भी जिएगी। ठीक है? इस स्टांजा में अगर हम लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा यूज हुआ है सिमिली। आई होप आपको सिमिली और मेटाफर में फर्क समझ में आ गया होगा कि ये सिमिली क्यों है और वो मेटाफर क्यों था। सिमिली का होता है मेटाफर जब आप किसी चीज को डायरेक्ट कह रहे हो कि वो वही है। जैसे फर्स्ट आंसर में उन्होंने कह दिया दैट शी इज अ लवलियर फ्लावर। ठीक है? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एक लवलियर फ्लावर की तरह है या वो फ्लावर की तरह नहीं कहा, वो फ्लावर है, फुल स्टॉप। जब आप इस तरीके से चीजें कह देते हो कि वो ये है, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि हर पर्सनालिटी इज लाइक, ठीक, लाइक वर्ड लग रहा है, एज वर्ड लग रहा है, तो वो सिमरी हो जाएगा कि उसकी पर्सनालिटी इसकी तरह है। ठीक, जब मैं कह रही हूँ कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है तो वो फुल स्टॉप लग जा रहा है एंड वो मेटाफर हो जाएगा। ठीक, सो फर्स्ट आंसर में वो मेटाफर था, यहाँ पे ये सिमली है। ओके, एंड यहाँ पे लास्ट लाइन में जो है पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, रीजन भी कि भैया चुप रहने वाली हरकत जो है इमनेट ऑब्जेक्ट्स शो नहीं करते। ठीक है, इमनेट ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो चुप नहीं रहते, वो कुछ बोलते ही नहीं, वो अपने विश से चुप नहीं रहते, वो बोल ही नहीं सकते, वो इसलिए चुप। जितनी भी लाइफलेस चीजें होती हैं वो सेरेनिटी या चुपचाप इसलिए रहते हैं क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकते। चुप रहना जो है वो ह्यूमन एक्शन। एंड कहीं पे भी आपको अगर कहीं पे भी ह्यूमन एक्शन दिखता है तो आप सिंपल सा इम्प्लीकेशन लगाओगे कि वो पर्सोनिफिकेशन कहीं पे भी यूज हो रहा है। ठीक, तो ये था हमारा थर्ड स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा पे चलते हैं। सो फोर्थ स्टैंजा है हमारा, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टे शैल लेंड टू हर फॉर हर विलो बेंड, nor shall she fail to see, even in the motions of the storm, grace that shall mount the maiden's form by silent sympathy। ठीक है, साइलेंट सिंपथी अभी आपको समझ में आ रहा होगा, इलिट्रेशन है। ठीक है,
अब यहाँ पे वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो सीखेगी। तो वो क्लाउड्स से जो है वो कामनेस सीखेगी, ठीक है, नर्चरिंग केयर करना सीखेगी वो, नरिश करना, केयर करना सीखेगी वो, ठीक है। विलो के साथ वो आप कह सकते हो, विलो एक तरीके के पेड़ होते हैं, ठीक है। सो विलोज के साथ वो आप कह सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग रहना भी सीखेगी, एंड साथ में कि सामने वाले के रिस्पेक्ट में या किसी की इज्जत के लिए जो हम झुकते हैं, या हमें पता होता है कि हमें कहाँ पे सामने वाले को किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है, वो ये भी सीखेगी। एंड टॉप इट ऑफ वो एक चीज को फेल नहीं होंगी सीखने में, वो ये है कि स्टॉर्म्स में, स्टॉर्म यानी कि तूफान, तूफान कैसा होता है, तूफान यूजुअली कैसा होता है, यूजुअली भैया बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है स्टॉर्म का, और यूजुअली जो है हर जगह जो है डिजास्टर्स इफेक्ट लाता है, ठीक, पावर को शो करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट कई जगह जो होता है स्टॉर्म को नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो स्टॉर्म से क्या सीखेगी, वो स्टॉर्म से जो है, वो स्टॉर्म में जो है ग्रेस को सीखेगी कि कितनी इतनी ज्यादा पावर कि आप हर चीज को तबाह कर सकते हो, ठीक है, इतनी ज्यादा पावर होते भी आपको कंट्रोल और आपको ग्रेस कैसे रखना है, वो स्टॉर्म से सीखेगी। नेचर के साथ है वो, नेचर ने कहा है मैं उसे पावर सिखाऊंगा, मैं उसे डेवलप करूंगा, मैं उसको ग्रोथ समझाऊंगा, मैं उसके लिए किस तरीके से उसको शांत रहना है, कहाँ पे उसे बोलना है, मैं उसे इम्पल्स और लॉ दोनों तरीके से रहना सिखाऊंगा, एक डिसिप्लिन लाइफ भी रहना सिखाऊंगा, और कब उसे इम्पल्स पे काम करना है मैं उसे ये भी सिखाऊंगा। तो नेचर इज गिविंग ऑल द पावर्स लूसी नीड, ठीक है। तो लूसी को जो है ये ग्रेस मेंटेन करना पड़ेगा। जब आपके पास पावर रहती है ना, तो आप बड़े ही ग्रेस के तरीके से, बड़े ही शांत तरीके से चीजें कर रहे होते हैं, एंड वो तरीका वो जो है लूसी जो है वो स्टॉर्म से सीखेगी। एंड इसी के साथ वो लोगों के साथ रिलेट करना, लोगों के लिए सिंपैथेटिक होना भी सीखेगी। उसे पता है कि कब उसे अपनी पावर का यूज करके चीजों को तबाह करना है, एंड कब उसे अपनी पावर को कंट्रोल करके चीजों को संभालना है, ठीक। एंड ये सब उसको कैसे करना है, बड़े ही ग्रेशियस वे में करना है, एंड वो स्टॉर्म से सीखेगी, ठीक। सो ये था आपका फोर्थ स्टैंजा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। सो नेक्स्ट स्टैंजा आ जाता है, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sounds shall pass into her face. डिफिकल्ट वर्ड सिर्फ एक ही है, रिवलेट। इसको आप कह सकते हो कि ये एक ब्रिटिश मॉथ है। इंग्लैंड में या ब्रिटिशर्स के वहां पे जो है, ब्रिटेन में मॉथ जो है वो व्हाइट और ब्लैक कलर का होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ये वो है, ठीक है। एंड इसकी क्या खास बात है, ये वो वाले कीड़े हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो वाले कीड़े हैं, ठीक है। सो अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि लूसी को जो है जो रात के जो तारे हैं वो उसे बहुत अच्छे लगेंगे, वो उन्हें बहुत देखेगी, ठीक है। एंड वो जितनी भी सीक्रेट प्लेसेस नेचर में है वो हर जगह जाके एक्सप्लोर करेगी, एंड हर उस सीक्रेट प्लेस का जो सीक्रेट है वो लूसी जानेगी, ठीक है। और ये जगह कैसी है, ये सीक्रेट प्लेस कैसी है, ये सीक्रेट प्लेस ऐसी है जहाँ पे ये जो ब्रिटिश मॉथ है, ये जो रिवलेट है, वहां पे वो डांस कर रहे होंगे, वो अपनी ब्यूटीफुल डांस कर रहे होंगे, एंड लूसी उस जगह पे जाके वो चीजें देखेगी, ठीक है। लूसी एक ऐसी जगह पे जाएगी जो बहुत ही सीक्रेट प्लेस है, जहाँ पे रिवलेट अपना डांस शो करते हैं, एंड वो वहां पे जाके उसके सीक्रेट्स जानेगी। इसके अलावा आसपास के जितने भी, उस जगह पे जितने भी ममरिंग साउंड होंगे, जितने भी शोरगुल हो रहा होगा, वो सब लूसी को पता होगा। लूसी हर वो सीक्रेट जानेगी जो उसके आंखों के सामने आएगा, क्योंकि नेचर उसकी हेल्प करेगा ये सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने में, एक बैलेंस लाइफ जीने में। एंड लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो सिंपल सा है, ये आपको समझ में आया होगा कि ये पर्सोनिफिकेशन है। इंसेक्ट्स डांस थोड़ी करते हैं, इंसेक्ट्स का बिहेवियर डांस करने का नहीं है। ममरिंग साउंड्स, आप इस पूरे को ले सकते हो, सीक्रेट प्लेस, ममरिंग साउंड एक जगह का साउंड थोड़ी होता है, एक जगह थोड़ी आवाज निकालता है। यहाँ पे भी आपका आ गया पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा ममरिंग साउंड्स की बात करें, सिर्फ ममरिंग साउंड्स को लेते हैं तो ये ओनोमोटोपोइया है, ठीक है। ओनोमोटोपोइया ये वो लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे हम
किसी साउंड वाले वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे ममर, ठीक है। और इसके अलावा आपका आ जाता है वुश, अगर कहीं पे लिखा हुआ है वुश एक ओनोमोटोपोइया है, या सिजलिंग वर्ड अगर कहीं लिखा है कि सिजलिंग साउंड्स, तो ये भी ओनोमोटोपोइया है। सो ये है आपका स्टैंजा 5। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पर। स्टैंजा हमारा आ जाता है, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल rear her form to stately height, her virgin blossoms swell, such thoughts to Lucy I'll give, while she and I together live here in this happy dwell. ओके, तो इसमें सिंपल सा है कि वो जितनी भी खुशियां होती हैं जो नेचर में आप ऑफर कर सकते हो, वो सब आपको लूसी को वो प्रोवाइड करेगा, लूसी के पास वो रहेंगी। एंड इन्हीं की वजह से लूसी का जो स्टेट रहेगा, लूसी की जो पोजीशन रहेगी, वो बहुत ही हाई पोजीशन पे रहेगी, वो काफी कॉन्फिडेंट रहेगी, काफी अच्छे से वो अपनी लाइफ को जी रही होगी। एंड जब अब यहाँ पे लूसी जो है वो बड़ी हो गई, वर्जिन ब्लॉसम, जब लूसी चाइल्ड से जो है वो एक लेडी बन जाएगी, जब वो एक लेडी बन जाएगी, या जब वो एक वुमन बन जाएगी, जब वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जब लूसी बड़ी हो जाएगी तब उसके पास कैसे थॉट्स होंगे, उसके पास ऐसे थॉट्स होंगे कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उसे चीजें पता है, उसे ऑलमोस्ट हर चीज का आइडिया है, उसने हर चीज नेचर के साथ एक्सपीरियंस की हुई। एंड इसके अलावा जब वो बड़ी हो जाएगी तब मैं लूसी को कैसे आइडियाज दूंगा, तब मैं लूसी को हमारे साथ में रहने के आइडियाज दूंगा, हमारी एक ऐसी जगह पे मैं उसे ले जाऊंगा जहाँ पे हम दोनों शांति से खुशी से रह सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा स्टैंजा 5। स्टैंजा 6। अब हम चलते हैं हमारे पोएम के लास्ट स्टैंजा पे, 7th स्टैंजा। सो लूसी बड़ी हो चुकी है, लाइक इमेजिन कर रहे हैं कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब मैं उसके साथ रहूंगा, ऐसा फाइनली वो मेरी हो जाएगी। पोएम की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नेचर जो है वो लूसी को अपनी वाइफ बनाना चाहता है, वो लूसी के साथ रहना चाहता है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब फाइनल स्टैंजा में देखते हैं क्या होता है। Thus nature spoke, ये स्पैकनी spoke है। Thus nature spoke, the work was done. How soon my Lucy's race was run. She died and left to me this health, this calm and quiet scene. The memory of what has been and never more will be. So अब क्या हुआ है कि अब वो कह रहे हैं कि जब मेरा काम खत्म हो गया, यानी कि जब लूसी बड़ी हो गई, ठीक है, जब मेरा काम खत्म हो गया, यानी कि जब लूसी बड़ी हो गई तब उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे दो इम्प्लीकेशन आप डाल सकते हो। पहला आ जाता है कि भैया जब वो बड़ी हो गई तब, या फिर मेरा काम खत्म हो गया क्योंकि लूसी जो है वो बहुत जल्दी मर गई है। जब आप लूसी पोएम्स देख रहे हो ना, लूसी पोएम्स जो बाकी 4 पोएम्स है उन्हें आप पढ़ोगे तो उनमें आपको रियलाइज होगा दैट ये जो कैरेक्टर है लूसी का, शी डाइड वेरी यंग, ठीक है, शी डाइड एट अ वेरी यंग एज, एट अ वेरी, ये खास बात थी इस कैरेक्टर कि भैया यंग एज में इस लड़की की डेथ हो गई। तो नेचर का काम खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि लूसी जो है वो बहुत ही जल्दी उसकी डेथ हो गई। हर रेस वाज रन, ठीक है, एंड उसकी डेथ हो गई। एंड उसके बाद वो नेचर को जो है क्या, नेचर ने जो भी चीजें लूसी को प्रोवाइड की थी, हर वो चीज वो नेचर को वापस देके चली गई। उसने नेचर को उसकी हेल्थ दे दी, आसपास चीजों की जो सेरेनिटी थी वो दे दी, क्वाइट प्लेस दे दी। एंड इसके साथ उसने क्या दिया, इसके साथ उन्होंने उसने जो है नेचर को जो है एक याद दे दी, ठीक है। जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपके पास मेमोरी बन जाती है, तो उसने वो प्लेस, हर वो चीज वापस कर दी जो नेचर ने उसे दी थी। साथ में उसने नेचर को यादें भी दे दी जो कि अब आगे वो सिर्फ याद कर सकता है, एंड वो उसे दोबारा एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। लाइक लूसी मर चुकी है, अगर कोई इंसान मर जाता है तो आप सिर्फ उसकी यादें ही तो आपके पास रह जाती हैं, आपके पास ऐसा कुछ तो रह नहीं जाता, बस यादें रह जाती हैं, उस इंसान की चीजें रह जाती हैं, ठीक है, उस इंसान के बेसिस उस इंसान के साथ जो आपके कनेक्शंस थे वो रह जाता है। तो लास्ट स्टैंजा, अभी तक तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया, बट लास्ट स्टैंजा जो है वो नेचर का दुख जो है वो शो करता है, ठीक है। नेचर का जो दुख है वो शो करता है, सौरों को शो करता है कि लूसी के जाने के बाद क्या हुआ। ओके, सो ये है आपकी पोएम। एंड एक चीज जो आप अपने एनालिसिस जब आप लिख रहे होगे तब आप यूज कर सकते हो कि नेचर को इसमें जो है, नेचर ने ओवरऑल लूसी के लिए 3 रोल्स प्ले किए हैं। सबसे पहला रोल आ जाता है कि वो एक टीचर बन रहा है, वो लूसी को सारी चीजें सिखा रहा है। दूसरा आ जा रहा है कि वो एक गार्डियन बन रहा है, एक गार्डियन बन रहा है एंड लूसी को वो चीजें
चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहा है, बुराई से प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड एट लास्ट जो है वो जब लूसी बड़ी हो गई तब वो उसके लिए उसका लवर बना है, ठीक है। सो इस पोएम में नेचर ने 3 रोल्स प्ले किए हैं, आप एनालिसिस में ही लिखते वक्त यूज़ कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जो लिटरेरी डिवाइसेस, जो कॉमन लिटरेरी डिवाइसेस, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर जब हम डिटेल एनालिसिस कर रहे होंगे तब आप देख सकते हो कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। फॉर नाउ आई एंड दिस फ्रॉम माय सेक्शन, ठीक है। इस वीडियो में मैं इतना ही रख रही हूँ एंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको कहते हैं आप प्लीज़ उनको कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको आते हैं दैट्स वेरी गुड, बट कोई ऐसा हो सकता है जैसे नहीं आता है, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप उस इंसान की भी हेल्प कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली आपका एक रिविजन हो जाएगा कि हाँ भाई आपको चीज़ें आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सिर्फ चैप्टर 4 को डिस्कस किया, अभी और भी चैप्टर्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। एंड अगर आप ये बुक परचेज करना चाह रहे हैं तो ये बुक जो है आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका पीडीएफ वर्जन या ई बुक वर्जन चाह रहे हैं तो वो आपको हम गूगल प्ले बुक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।